तो स्टूडेंट्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर्स जो एटॉमिक मॉडल है उसने रदरफोर्ड की ही कुछ लिमिटेशंस थी, उनके बारे में हमें बताया था। तो सबसे पहले रदरफोर्ड ने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक सर्कुलर पाथ में क्या होता रहता है, मूव करता रहता है अराउंड द न्यूक्लियस। अब सीधी सी बात है, उन्होंने इस बारे में ये नहीं बताया कि जो एनर्जी है, अगर भाई कोई भी एटम वो एनर्जी रिलीज कब करता है, एब्जॉर्ब कब करता है। इसका मतलब तो ये है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, तो आप एक चीज देखेंगे कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। और एक ऐसी कंडीशन आएगी इस हिसाब से तो कि जो इलेक्ट्रॉन है उसे न्यूक्लियस के अंदर फर्स्ट डाउन कर जाना चाहिए। तो अब इस बात को जो रदरफोर्ड है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन उसने बोहर एटॉमिक मॉडल ने इन चीजों को एक्सप्लेन किया। तो वो मैं आपको बहुत सी चीजें आज आपको बताने वाला हूँ बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में। पहले तो मैं आपको सिर्फ इसके थोड़ी सी चीजों को बताऊंगा, पोस्टुलेट्स वगैरह के बारे में बताऊंगा, और फिर उसके बाद हम इसकी डिटेल में जाएंगे। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे हम रेडियस निकालते हैं, बोहर एटम जो उन्होंने बताया था। दूसरा उन्होंने हम कैसे पता लगाते हैं कि जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो कितनी होगी, हम कैसे पता लगाते हैं कि एनर्जी क्या होगी डिफरेंट सेल्स की। तो इसके बारे में एक वीडियो और भी बनाऊंगा मैं अलग से। फिलहाल हम जब बात कर लेते हैं कुछ मेन पोस्टुलेट्स की बात कर लेते हैं इसकी। तो मेन पोस्टुलेट्स कौन कौन से वो समझिए। तो सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल atom should follow quantization of energy। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जब हम क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग जो डिफरेंट सेल्स होती हैं उनकी एनर्जी आप आगे चलकर ये पढ़ेंगे। जो एनर्जी होती है -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब आप आंसर ये कहां से आ गए, तो इसका मैं आपको डेरिवेशन बताऊंगा कि किस तरह से इसको ड्राइव किया गया है। तो उन्होंने बताया था कि कहीं ना कहीं जो एनर्जी है उसका रिलेशन किससे होता है, एन से, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ शेल। तो उनके अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि जो डिफरेंट शेल हैं उनकी जो एनर्जी है वो, जैसे कि एक न्यूक्लियस आपको दिया हुआ, इसकी सराउंडिंग में क्या है, सेल्स, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो उनके अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि इस शेल की जो एनर्जी होगी, इस शेल की जो एनर्जी होगी वो कहीं ना कहीं किसके रिलेशन के थ्रू आप निकालेंगे, एन के रिलेशन के थ्रू निकालेंगे। एन के रिलेशन के थ्रू ये, अब आप ये नहीं कि जो एन है एन की वैल्यू आपकी कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकती, उसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इंटीग्रल नंबर आएगी, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से आएगी। तो इसकी जो एनर्जी है वो किस पर डिपेंड करती है, एन, और एन क्या है इसमें, नंबर ऑफ शेल। तो एक तरह से जो एनर्जी डिफरेंट सेल की क्या होती है, अलग अलग होती है, लेकिन वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती है। वैल्यू हमेशा किसमें होगी, हमेशा हम जो उसकी वैल्यू निकालेंगे वो किसमें निकालेंगे आप, 1 2 3 4 इस तरह से होगी। एक फर्स्ट सेल के लिए 1 लेंगे, सेकंड के लिए 2 लेंगे, 3 लेंगे। तो इसे क्या कहते हैं हम, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। पर दूसरा क्या है, दूसरे पॉइंट में हमें उन्होंने एक चीज बताई थी, इन द सेंटर ऑफ द एटम a positively charged species, a positively charged particle
is present which is called न्यूक्लियस। उन्होंने बताया था कि एटम के सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती है और पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जो होगी वो उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। और आप जानते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट रहती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इसलिए इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके अंदर होंगे उन दोनों को मिलाकर के हम न्यूक्लियस कहते हैं। जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे उन दोनों मिलाकर के आप क्या कहेंगे, न्यूक्लियस कहेंगे। तो ये पॉइंट आपने लिख लिया होगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी मतलब क्या है कि जो एनर्जी है वो डिफरेंट सेल के लिए क्या होती है, अलग अलग होती है। और उसकी वैल्यू हम किस तरह से निकालते हैं, एन की वैल्यू पुट करके फर्स्ट सेल के लिए 1, सेकंड के लिए 2, 3 के लिए 3, 4 के लिए 4। तो इसलिए क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन एनर्जी, यानी कि उसकी वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी। मतलब फ्रैक्शन मतलब ये है कि एन की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं। फिर उन्होंने एक और पॉइंट के बारे में बताया था। थर्ड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around the nucleus in a circular path which is called shell or orbit। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं एक फिक्स एनर्जी की जो सर्कुलर पाथ होता है उसमें, उसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है। और तो उन्होंने बताया था कि भाई एनर्जी कब रिलीज होती है। तो एक चीज मैं अभी आपको बता देता हूं, जैसे कि इस शेल की जो एनर्जी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। इस शेल की एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। इस शेल की जो एनर्जी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। इस शेल की एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके शेल के अंदर चला जाता है तो उसने एनर्जी क्या की है, एब्जॉर्ब की है। कभी भी जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर एनर्जी कब एब्जॉर्ब करेगा, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड एनर्जी लेवल में जाएगा तो वो एनर्जी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और एनर्जी रिलीज कब करेगा, जब ये इस वाले एनर्जी लेवल, किसी भी एनर्जी लेवल से जो हाइयर जिसका एन है, जैसे कि ये फर्स्ट सेल है, सेकंड सेल है, तो इसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। इसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। तो इलेक्ट्रॉन अगर मान चलो इलेक्ट्रॉन से वो अगर फर्स्ट सेल से सेकंड में जा रहा है तो एनर्जी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। और अगर वो सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो एक बात आपको पता चल गई होगी कि कब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करता है, कब कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या करता है, एटम्स हो गया। एब्जॉर्ब एनर्जी ओनली व्हेन, कब करेगा, ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन कहां करेगा, जंप करेगा, ग्राउंड स्टेट से कहां जाएगा, वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, तब एनर्जी क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब करेगा। और एनर्जी रिलीज कब करेगा, एन एटम रिलीज एनर्जी ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन कम एक्साइटेड टू ग्राउंड स्टेट।
जब इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट के अंदर आएगा, तब वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करके जाएगा। तो एक चीज पता चल गई होगी कि ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन अपने आप ही एनर्जी रिलीज करे, हर एक शेल की एनर्जी अलग अलग है। इस शेल की एनर्जी अलग है, इस शेल की एनर्जी क्या अलग है, आप निकाल सकते हैं। जो मैंने फॉर्मूला आपको बताया था -13.6 Z² से आप एनर्जी की क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। हर एक शेल के लिए एनर्जी क्या होगी, अलग होगी। और जो एनर्जी रिलीज होती है वो कब होती है, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड एनर्जी लेवल से, यानी कि हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में आता है। और एनर्जी एब्जॉर्ब कब होती है, जब वो लो एनर्जी लेवल से कहा जाता है, हायर एनर्जी लेवल में जाता है। तो ये चीज आप क्या करें, नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर हम एनर्जी की बात करते हैं तो डेल ई क्या आएगा, ई फाइनल। ई फाइनल आप समझ रहे होंगे, यानी जो एक्साइटेड एनर्जी लेवल है, ई इनिशियल इक्वल टू क्या आ जाएगा, एच न्यू एच सी बाई लैम्डा। डेल ई की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ई फाइनल क्या है, एनर्जी ऑफ एक्साइटेड एनर्जी लेवल। ई आई क्या है, एनर्जी ऑफ ग्राउंड एनर्जी लेवल। इन्हें आप एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं जो ऑर्बिट होती है। तो इस तरह से आप दोनों की क्या निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए इस तरह से भी तो इसका यूज कर सकते हैं आप, दो एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस है एस बाई क्या आ जाएगा, लैम्डा। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करते हैं, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन revolve in the different orbit। अगर जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन को जो डिफरेंट ऑर्बिट में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, वो किसके बराबर होता है, mvr इक्वल टू NH अपॉन में 2 पाई। m क्या हो जाएगा यहाँ पे, मास। v क्या रहेगी यहाँ पे, वेलोसिटी। r क्या रहेगी यहाँ पे, रेडियस। h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ शेल। n की जो वैल्यू है फिर मैं आपको बता देता हूँ, 0 तो हो नहीं सकती, 1 2 3 4 5 इस तरह से। सो अगर हम क्वेश्चन पे जाके डिटेल में तो समझो, कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। अब ये क्वांटाइज्ड फिर से आ गया, इसका मतलब ये है कि जो
जो एंगुलर मोमेंटम होगा आपने देखा है mvr इक्वल टू क्या है nh/2 पाई। तो एक तरह से आप देख रहे हैं जो एंगुलर मोमेंटम आ रहा है वो n मल्टीपल में है। n का मतलब क्या है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होगा, कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन ओनली रिवॉल्व इन दोज ऑर्बिट which have quantized angular momentum। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन उसी में मूव करेगा जहां पर n की वैल्यू, अब देखो अगर मैं एग्जांपल लूं, अगर आपको mvr दे रखा है, mvr इक्वल टू दे रखा है h/2 पाई, तो इसका मतलब क्या आपने n की वैल्यू क्या रखी 1 रखी। तो इसमें जिस ऑर्बिट के अंदर इतना एंगुलर मूवमेंट आ रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, यानी कि वो क्वांटाइज्ड है, क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू क्या रखी आपने 1 रखी है। मैंने आपको बताया था n की वैल्यू 1 होनी चाहिए 2 होनी चाहिए इस तरह से। लेकिन अगर आप mvr इक्वल टू क्या लिख देते हैं 1.5 h/2 पाई, तो आपने n की वैल्यू क्या ली यहाँ पे 1.5 ली। n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता। इस वाली ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा, सिर्फ उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जहां पर n की वैल्यू या तो क्या होगी 1 होगी 2 होगी 3 होगी 4 होगी 5 होगी, इस तरह से ऑर्बिट में मूव करेगा। किसी भी ऐसी ऑर्बिट में मूव नहीं करेगा जहां पर n की वैल्यू या तो 2.1 है 2.2 है 2.3 है या 1.5 है 1.3 1.7 1.8 है, तो उनमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा। सिर्फ उन्हीं में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा जहां पर जो ऑर्बिट क्या दे रखी है, जिसमें एंगुलर मोमेंटम क्या दे रखा है क्वांटाइज दे रखा है। एक चीज और देखते हैं डिटेल में जाते हैं इसकी। एक चीज और बताती है, दिस मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर दिस मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम। अब ये यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या है, यानी कि हाइड्रोजन पे एप्लीकेबल है लेकिन ये किस पे एप्लीकेबल नहीं है, He पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर 1, He के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, तो ये इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन ये He पॉजिटिव पर एप्लीकेबल है। क्यों He पॉजिटिव पर एप्लीकेबल है? He पॉजिटिव पर इसलिए एप्लीकेबल है क्योंकि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक इसने रिलीज कर दिया, कितने बचेंगे 1। ये लिथियम पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन ये Li2 पॉजिटिव पर क्या है एप्लीकेबल है। यानी कि ये ऐसी स्पीसीज के लिए एप्लीकेबल है जो कैसी होगी यूनि इलेक्ट्रॉन होगी, जिसके अंदर सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है तो इसके लिए एप्लीकेबल होता है, लेकिन हीलियम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, लिथियम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता, सोडियम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन लिथियम 2 पॉजिटिव के ऊपर एप्लीकेबल है, तो उसके अंदर सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने बहुत से पॉइंट्स आपको इसमें बताए थे कि जो एनर्जी क्या होती है क्वांटाइज होती है, उसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 ही रखनी पड़ेगी। फ्रैक्शन में रखी तो उसके लिए उस ऑर्बिट की एनर्जी के अंदर, मतलब जो ऐसी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा जहां पे n की वैल्यू 1.2 1.3 इस तरह से आपने रखी हो। दूसरी क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के अराउंड में क्या करता है रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होती है। तीसरा क्या बताया था उन्होंने कि जो एनर्जी ऐसे नहीं कि अपने आप रिलीज होगी, एनर्जी तब रिलीज होगी जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर। और दूसरा क्या है एनर्जी रिलीज कब करेगा, एनर्जी रिलीज तब करेगा, एब्जॉर्ब तो तब करेगा जब लोअर से कहा जाएगा हाई एनर्जी लेवल में, जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी क्या करेगा रिलीज करेगा। फिर मैंने बताया था आपको जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वांटाइज होता है, मैंने आपको चीज बता दी है कि अगर आपने n की वैल्यू 1.5 रख दी तो उस वाली ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा, सिर्फ उसमें रिवॉल्व करेगा जहां n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 होगी। ये यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे एप्लीकेबल होता है, यानी कि ये हाइड्रोजन पे एप्लीकेबल लेकिन हीलियम पे एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन हीलियम पॉजिटिव पर एप्लीकेबल है। तो स्टूडेंट इस वीडियो को वॉच करें अच्छी तरह से, और इससे आगे जो मैं टॉपिक बताने वाला हूँ बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक आने वाला है। इसकी रेडियस कैसे निकालेंगे हम एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सेल की रेडियस कैसे निकालेंगे, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, बहुत सी चीजें हमें सीखनी है। और हमें सीखना है इसमें एनर्जी क्या होती है हर एक सेल किस तरह से हम निकालते हैं, रेवोल्यूशन कैसे निकालेंगे कि रेवोल्यूशन की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, टाइम क्या होगा, टाइम पीरियड, सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे।